अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम दोबारा से वापस आ चुके हैं रिवीजन क्लास 12 के साथ। तो थोड़े से पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और फिर जो है आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम फॉर लूप को समझ लेते हैं। फॉर लूप हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। देखिए फॉर लूप हमारे पास क्या है। देखिए फॉर लूप जो है एक वे है, सही है, सेट ऑफ एक्शंस को रिपीट करने का। सही है। पाइथन में अगर हमें किसी चीज को नंबर ऑफ टाइम्स, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स प्रोग्रामिंग में रिपीट करवाना है, पाइथन में रिपीट करवाना है, तो हम उसके लिए फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल देखेंगे हम। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया। हमने यहाँ पे नंबर्स का एक वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने लिखा नंबर्स। ठीक है। और उसके बाद हमने उसमें वैल्यूज असाइन की 1 2 3 4। सही है। कॉमा डाल डाल के सेपरेट करके। ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या किया, हमने फॉर का लूप लगाया, यानी फॉर लिखा। सही है। और फिर हमें जो है नंबर्स, एक नम नाम का हमने, क्योंकि हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म नम लिख लिया, एक और वेरिएबल बना लिया। सही है, फॉर लूप के लिए। और उसमें हमने नंबर्स के जितने भी कह सकते हैं कि क्या थे हमारे पास, ये जो नंबर्स थे इसको हमने स्टोर करवा दिया। यानी हमने जो हमारे पास नंबर्स के वेरिएबल 1 2 3 4 असाइन हुए हुए थे, स्टोर हुए हुए थे, तो हमने क्या किया, फॉर की लूप की मदद से इस नम के वेरिएबल में इसको स्टोर करवा दिया। ठीक है। यानी अब नम के पास भी जो वैल्यूज है वो नंबर्स जितनी ही है। सही है। यानी 1 2 3 4 5। अब हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो है नंबर को प्रिंट करवा दिया। दो तीन चीजें और रिपीट करते हैं। अगर हमने न्यू कोड को, न्यू कोड सेल चाहिए हो तो कंट्रोल MB यूज करते हैं। ठीक है। और साथ साथ अगर हमें तीन तरह से हम लोग जो है अपने सेल को रन कर सकते हैं। कंट्रोल Enter, सही है, जिससे हमारा एक न्यू कोड सेल क्रिएट नहीं होगा। सही है। सेम एज इट इज Alt Enter और Shift Enter, जिससे आप लोगों के न्यू न्यू सेल जो है क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे ये पाइथन का अभी कनेक्ट हो रहा है, 2 मिनट लगेंगी। तो हम क्या देख रहे थे कि हमने जो है फॉर लूप रिवाइज किया कि हमने क्या किया, नंबर का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई 1 2 3 4। सही है। फिर हमने फॉर का लूप लगाया जिसमें हमने एक नम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने नंबर्स की सारी जो वैल्यूज थी उसको स्टोर करवा दिया, और उसके बाद हमने उसको प्रिंट करवाया। तो अब आप देखें कि एक रिपीटेशन वाली जो लुक होती है इसमें हमारे पास आ चुकी है। अब सेम हम आगे देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे। अब आगे हमारे पास है एरर्स को हैंडल कैसे करते हैं लूप्स में। ठीक है। तो इसको देखते हैं। अच्छा, तो हमारे पास एरर्स जो हैं वो लूप्स में अकर हो सकते हैं। ठीक है। तो हमें उसको डील किस तरह से करना है, उसको हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स और इनवैलिड इनपुट्स की वजह से उस लूप में जो है हमारे पास एरर आ सकता है। तो उस एरर को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, जो कि एक टर्म है पाइथन में, उसको यूज करना पड़ेगा। जो कि क्या करेगा, हमें जो है हेल्प करेगा कि हम डिफरेंट जो एरर्स आते हैं, ठीक है, पूरे प्रोग्राम जो हम उसमें क्रिएट करते हैं उसमें जो डिफरेंट एरर्स आते हैं उसको कैच कर लेगा। ठीक है। जो कि एरर्स कह सकते हैं कि हमारे जैसे कि हमने एक कोड बनाया है कि 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज एंटर करो। ठीक है। बट सामने वाला जो उसको रन कर रहा है वो 11 वैल्यू एंटर कर देगा, तो इससे क्या होगा, हमारा जो है कोड में एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको पहले कोई कमांड नहीं दी हुई कि 11 पे क्या हो। या ऐसा भी तो हम कर सकते थे ना कि हम ट्राई एक्सेप्ट का ब्लॉक लगाते और जब वो 11 डालता तो उसको आ जाता कि ये इनवैलिड एरर है। सही है। तो इस तरह से ट्राई एंड एक्सेप्ट का जो ब्लॉक, जो कमांड है वो यूज होती है। ठीक है। अभी हम इसको रन करके भी देखते हैं, परफॉर्म करके देखते हैं। अब हम देखते हैं ट्राई और एक्सेप्ट की वैल्यू एग्जाम्पल। ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ ट्राई लगाया, सही है, और यहाँ गैप देना जरूरी है क्योंकि टैब्स 4 के स्पेस देते हैं तो ये देना जरूरी है। वरना फंक्शन जो है एक ही लाइन में आएगा तो फिर लगेगा नहीं कि ट्राई में आ रहा है। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक नंबर का वेरिएबल बनाया, सही है, उसमें जो है इनपुट लिया एक नंबर, सही है, जिसको हमने टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में। ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इनपुट अब हमारे पास इंटीजर में नंबर आएंगे, यानी नंबर्स 1 2 3 इस तरह के हमारे पास आएंगे। ठीक है। अब क्या किया मैंने, प्रिंट लिखा ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमास में यू एंटर्ड,
और मैंने नंबर का वेरिएबल दे दिया कि जब भी कोई नंबर एंटर होगा तो वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक एक्सेप्ट की कमांड यूज की, ट्राई एंड एक्सेप्ट की, कि वैल्यू एरर, ठीक है। वैल्यू एरर किस तरह का हो सकता है कि मैंने यहाँ पे टाइप कास्ट किया हुआ है कि सिर्फ इंटीजर यानी नंबर्स एंटर होंगे, ठीक है। अगर कोई अल्फाबेट एंटर कर देता है तो वो एक वैल्यू एरर दे देगा, और वैल्यू एरर में क्या होगा हमारे पास कि वो बोलेगा कि भाई ये एक वैलिड नंबर नहीं है, सही है। अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर दे दें तब भी वो बोलेगा कि एक वैलिड नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर मांग रहे हैं, हमने उसको टाइप कास्ट किया हुआ है। फिर भी अगर आप अल्फाबेट्स डाल रहे हो, स्पेशल कैरेक्टर्स डाल रहे हो, तो हमने यहाँ इसको ट्राई एंड एक्सेप्ट की कमांड से जो है एरर को जो है हमने हैंडल कर लिया कि अब कोई भी जब नंबर डालेगा तो तब तक चलेगा, लेकिन अगर कोई वैल्यू या कुछ भी अल्फाबेट डालता है तो वो एरर दे देगा, एरर नहीं देगा बल्कि वो उसको हैंडल कर लेगा और हमें बता देगा कि एक वैलिड नंबर नहीं है, सही है। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक नंबर डाल के देखता हूँ। मैंने जब नंबर डाला, फिर से ट्राई करते हैं। सही, मैंने यहाँ 2 डाला, यहाँ लिखा हुआ आ गया एंड यू एंटर 2। अगर मैं यहाँ पे ए डालता, सही है, और एंटर करता तो क्या लिखा हुआ है, दैट्स नॉट अ वैलिड नंबर। अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर डालता तो मेरे को क्या बोलता है, ये दैट्स नॉट अ वैलिड नंबर। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट की कमांड यूज होती है, जिससे हम डिफरेंट टाइप्स के एरर्स को हैंडल कर सकते हैं, जो कि प्रोग्रामर को पता होता है कि ये एरर्स आ सकते हैं प्रोग्राम में जब सामने वाला इसको यूज कर रहा। अब हम बात करते हैं कि कस्टम एरर्स क्या होते हैं। देखिए, कस्टम एरर्स जो है पाइथन में यूजर को अलाउ करते हैं, सही है, कि वो अपना ओन एरर मैसेज जो है वो डिफाइन कर सकता है इफ स्पेसिफिक कंडीशंस को ट्रिगर करते हुए, सही है। अब आप जो है एक कस्टम एरर को रेस कर सकते हैं यूजिंग द रेस कीवर्ड, सही है, और उसको आप हैंडल कर सकते हैं ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक की मदद से, ठीक है। तो अब हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको समझते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कस्टम एरर की एक एग्जांपल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डिफाइन की है क्लास जिसका नाम है कस्टम एरर, और उसमें ब्रैकेट्स में लिखा है एक्सेप्शन, ठीक है। और फिर मैंने उसको पास कर दिया है, जो कि पास जो है कस्टम एरर को डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्राई और एक्सेप्ट के ब्लॉक को यूज किया है। अब इसमें मैंने क्या किया है कि ये मेरा खुद का एरर हो सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ट्राई का ब्लॉक लगाया, सही है। उसके बाद मैंने एक एज का वेरिएबल बनाया जिसको मैंने फिर से टाइप कास्ट किया इंटीजर में, और इनपुट ले लिया एंटर योर एज, ठीक है, एज एंटर ले ली। उसके बाद मैंने इफ एल्स की कमांड यूज की, पर मैंने अभी सिर्फ इसमें इफ की कमांड यूज की है। तो मैंने क्या किया, इफ एज, ठीक है, जब हमें एज मिले तो वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 18 होनी चाहिए, सॉरी, हाँ, लेस देन 18 होनी चाहिए। अगर वो लेस देन 18 है तो क्या करो, रेस करो। क्या रेस करो, कस्टम एरर। कस्टम एरर क्या था हमारे पास, कि जो प्रोग्रामर की तरफ से खुद जो है आ सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई कस्टम एरर की, जिसको एक्सेप्शन का नाम दिया, जिसको हमने पास किया, जो कि हमारे पास कस्टम एरर को डिफाइन करेगा। उसके बाद हमने एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज किया, जिसमें हमने एक एज का वेरिएबल बनाया, जिसको हमने इंटीजर में टाइप कास्ट किया, और फिर हमने एक इनपुट लिया एज का, ठीक है, जिसमें हमने उसको एक कंडीशन दे दी कि अगर एज जो है वो 18 साल से छोटी हो तो कस्टम एरर रेस करो, जिसमें लिखो कि यू मस्ट बी 18 और ओल्डर, के तुम 18 या उससे बड़े हो सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, यू आर एलिजिबल, आप प्रिंट कर दो एलिजिबल। उसके बाद यहाँ पे कस्टम एरर को मैंने ई से प्रिंट करवा दिया, सही है, जो कि हमारा कस्टम एरर को प्रिंट कर देगा। उसके बाद मैंने वही सेम ऊपर जो काम किया था वैल्यू एरर वाला, इसको यहाँ पे भी कंटिन्यू किया। मैंने 2 बार एक्सेप्ट लिखा है, ठीक है, तो आप 2 बार लिख सकते हैं। अब इसमें सेम वही बात हो जाएगी कि अगर मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर या अल्फाबेट यूज करता हूँ तो वो इनवैलिड इनपुट, यानी वो जो है वो बोलेगा कि इनवैलिड इनपुट डाला है आपने, या अगर आपने एंटर नंबर एंटर नहीं किया, सेम एज इट इज, इतनी सी बात ही कस्टम एरर में, खुद का एरर समझ लें। अब मैं एज डाल देता हूँ 16, तो इसने मुझे बोला यू मस्ट बी 18 और ओल्डर, तो इसने क्या प्रिंट किया, कस्टम एरर, ठीक है। अब सेम एज इट इज हम उसको जो है 18 दे देते हैं, तो इसने बोला यू आर एलिजिबल, क्या आप एलिजिबल हो, यानी कस्टम एरर नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे ए डाल दूं तो मुझे उसने दे दिया इनवैलिड इनपुट। अगर मैं यहाँ पे एक एट द रेट डाल दूं तो इसने दे दिया इनवैलिड इनपुट। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कस्टम एरर्स को हैंडल किया जाता है, कस्टम एरर्स वर्क करते हैं, ठीक है। बहुत इजी इजी से चीजें,
थोड़ा सा जो है माइंड को आपको हाजिर नाजिर रखना है, ठीक है, तो आप सब समझ जाए। अब हम देखने वाले हैं कि हमारे पास कंट्रोल फ्लो क्या होता है। सही है। मैं आपको बहुत ही इजी इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, पाइथन में कंट्रोल फ्लो क्या होता है। देखिए, कोड को कंट्रोल करना, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो जो प्रोग्रामर होता है वो कोड को इस तरह से लिखता है कि वो फुली कंट्रोल हो। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल फ्लो में क्या होता है कि जब प्रोग्राम को डिसाइड किया जाता है कि कोड में क्या एग्जीक्यूट करना है, सही है, तो वो क्या करते हैं, कंडीशंस और डिसीजंस को साथ लेते हुए चलता है। ठीक है। तो कंडीशंस एंड डिसीजंस को लेते हुए हम कंट्रोल फ्लो का जो है कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, कि प्रोग्राम जो है वो डिसाइड करता है कि कंडीशंस क्या होंगी, डिसीजंस क्या होंगी, और फिर वो कंट्रोल 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 से क्या समझ आ रहा है आपको, कि किसी चीज को अपने हाथों में ले लेना, यानी उसको अच्छी तरीके से कह सकते हैं कंट्रोल ही करना। ठीक है। तो अब हम इसकी सेम एक एग्जांपल भी लेने लगे हैं। सही है, बहुत इजी एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या है कि मैंने जो है यहाँ पे x दे दिया 10, x की वैल्यू असाइन कर दी 10। सही है। टाइप कास्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पाइथन इतना तो एफिशिएंट है कि वो खुद टाइप कास्ट कर सकता है। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में देता तो वो समझ जाता कि स्ट्रिंग है। ऊपर मैं इनपुट दे रहा था, इसलिए मैंने उसको टाइप कास्ट किया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ एंड एल्स। सही है। इफ एंड एल्स जब मैं यूज करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने कमांड, अपनी जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स का वेरिएबल दिया 10। सही है। अब मैंने क्या लिखा कि एक्स जो है ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। सही है। एक्स जो है आपके पास ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, और उसके बाद जो है इसको स्पेस दे देते हैं वरना ये एरर आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया कि अगर ग्रेटर देन 5 है तो क्या करो, एक्स इज ग्रेटर देन 5 का प्रिंट करवा दो, या एल्स एक्स इज लेस देन 5। सही है। एक्स 5 है या उससे लेस है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ इनपुट ले लें। सही है। इसको इनपुट ले लें आप, इसको इनपुट ले लेते हैं हम। सही है। और मैं यहाँ पे एंटर आ नंबर लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखिए कि सबसे पहले उस पे मेरे पास आया कि एक नंबर डालो। ठीक है। तो मैंने यहाँ डाल दिया 10। अब वो मुझे क्या बोलेगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा जी, प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें हमारे पास एरर पता है क्या आ रहा है, देखिए मैं अगर इसको रन करूं तो ये एरर दे रहा है कि पहले ये वैल्यू एरर दे रहा था। ठीक है। तो हम इसका एक तरीका ये कर सकते हैं कि हम इसको भी टाइप कास्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि अब हम इनपुट ले रहे हैं तो फिर टाइप कास्ट करना जरूरी हो जाएगा। सही है। अब मैं इसको रन करके देखूं तो क्या होगा, प्रिंट इनवैलिड। सही है। इसको शायद हमें हटाना पड़ेगा, ये गलत है। अब रन करके देखते हैं, अब चल जाएगा। देखें, अब मैं इसको 10 करता हूँ तो देखें एक्स इज ग्रेटर देन 5। तो हमारे पास बस मसला ये आ रहा था कि वो फिर वही वैल्यू एरर आ रहा था। हम वैल्यू एरर को भी दे सकते हैं, कि हम लिख दें ट्राई। सही है। उसके बाद हम उसमें दे दें कि अगर वैल्यू एरर आए तो ऐसा हो, वैल्यू एरर ना आए तो ऐसा ना हो। ठीक है। बस उसमें एक मसला ये आ रहा था कि हमें इनपुट के साथ इंटीजर देना जरूरी है, क्योंकि उसको नहीं पता कि इनपुट क्या लेना है। सही है। पर हमने यहाँ लिखा तो था एंटर ए नंबर, पर उसको कैसे पता, क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पे इनपुट एरर इस वजह से आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ इसको टाइपकास्ट नहीं किया था। ठीक है, जब भी इनपुट लें तो आपको टाइपकास्ट करना जरूरी है। तो हमने इस प्रोग्राम में क्या समझा, हम क्या समझ रहे थे कि किस तरह से हम जो है कंट्रोल फ्लो यूज करते हैं। मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसको इंटीजर में डिफाइन किया और उसका इनपुट ले लिया। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल फ्लो का यूज करते हुए इफ एल्स यूज किया, जिसपे मैंने एक्स को जो है ग्रेटर देन 5 रखा, और कहा कि प्रिंट करवा देना ग्रेटर देन 5। सही है। कि जब भी 5 से बड़ा हो या 5 जैसा हो तो लिख देना 5 ग्रेटर देन 5। नहीं, जब भी वैल्यू 5 से बड़ी हो तो क्या करना, ग्रेटर देन 5 प्रिंट करवा देना। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ करता है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ करवाता कि एक्स इज 5 और ग्रेटर देन 5। ठीक है। और फिर यहाँ लिखवा देता मैं एक्स और एक्स इज लेस। ठीक है, एक्स इज लेस देन 5। एक और बार रिपीट करते हैं। एक्स लिया मैंने, जिसको मैंने टाइप कास्ट किया इंटीजर में, और इनपुट ले लिया। सेम फिर मैंने कंट्रोल फ्लो का यूज किया, जिसमें मैंने इफ और एल्स की कमांड यूज की, जिसमें मैंने एक्स को कहा कि ग्रेटर देन या इज इक्वल्स टू 5 हो। ठीक है। तो वो अब क्या करेगा, जब भी प्रिंट होगा तो वो क्या करेगा,
x इज 5 और ग्रेटर देन 5, क्योंकि हम जब भी उसको वैल्यू देंगे तो यहाँ अगर वो 5 के बराबर होगी तो तब भी मेरे पास आएगा कि x इज 5 और ग्रेटर देन 5। यहाँ अगर x से बड़ी होगी, 5 से बड़ी होगी, तो क्या आएगा, x इज 5 और ग्रेटर देन 5। अगर x 5 से छोटी हुई तो क्या आएगा, x इज लेस देन 5। अब रन करके देखते हैं इसको। मैं यहाँ पे सबसे पहले 10 लिखता हूँ, तो यहाँ आ गया x इज 5 और ग्रेटर देन 5। अगर मैं यहाँ 4 लिखूं तो आ गया x इज लेस देन 5। तो इस तरह से हमारे पास कंट्रोल फ्लो यूज होता है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि रिपीटेशन जो कि लूप में यूज होता है। ठीक है, देखिए लूप्स जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स जो है रिपीट करने के लिए जो है यूज होते हैं। ठीक है, बस इसी तरह से रिपीटेशन होती है। ठीक है, कि लूप्स को यूज करते हैं ताकि हम अपने जितना भी कोड लिखें उसमें जितनी भी कंडीशंस या डिसीजंस अप्लाई हो रहे हैं उनको हम रिपीट करवाने तो रिपीट करवा सके मैनुअली। ठीक है, अब हमारे पास है फंक्शंस। ठीक है, लूप्स को अवॉइड करने के लिए अगर हम चाह रहे हैं कि हम लूप नहीं बनाएं, हम जो है एक फंक्शन बना लें। ठीक है, तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन जो है वो लूप्स को जो है ऑब्सलीट कर देता है। ठीक है, तो अब हम जो है एक फंक्शन की एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूं। तो आप देखें मैंने क्या किया, मैंने लिखा डेफ। ठीक है, पाइथन में जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो उसके लिए डेफ लिखते हैं। ठीक है, डेफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, एक स्टेटमेंट है पाइथन की तरफ से जो कि फंक्शन बनाती है। ठीक है, जिसमें मैंने एक फंक्शन का नाम रखा ग्रीट और राउंड ब्रैकेट लगा दिया। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ फ्रेज। ठीक है, मर्जी है, मैं अभी ग्रीट ही रहने देता हूँ, मर्जी है, आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने कॉलन लगाए और यहाँ हेलो कर दिया। मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। सही है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया आपने। सही है। अब फंक्शन क्या करेगा कि लूप में क्या होता है कि बार बार हमें रिपीट करवाना पड़ता है, तो हमने उसको ऑब्सोलीट करने के लिए फंक्शन बना दी कि अब मैंने इस ग्रीट के फंक्शन में इस ग्रीट का एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड को स्टोर करवा दिया। अब मैं किसी भी सेल में जाके इसको बार बार जो है बस ग्रीट लिखना है और राउंड ब्रैकेट लगाना है और वो उसको कॉल कर देगा। अब क्या कॉल करेगा, हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको रन कर देखे, मैंने सबसे पहले ग्रीट लिखा, उसने क्या किया, दिस विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सही है, तो वो एक बार प्रिंट करवा देगा। मैं दोबारा से ग्रीट लिखूंगा तो फिर प्रिंट करवा देगा। देखें आप, हेलो वर्ल्ड आ गया। अगर मैं इसको नीचे जाऊं, नेक्स्ट सेल पे ट्राई करते हैं इसे, इसको यहाँ पे प्रिंट करवाऊं तब भी ये हेलो वर्ल्ड करवा देगा। तो आप इसको किसी भी सेल में कहीं पे भी गूगल कोलैब पे फंक्शन इसीलिए यूज होते हैं कि आप लूप्स को ऑब्सलीट कर दें और उसकी जगह पे आप जो है क्या करें, आप फंक्शंस बना लें। ठीक है, फंक्शंस आगे बहुत ज्यादा जाके डीप में है, तो हम उसको आगे और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। अब हमारे पास होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं कि पाइथन के पास जो है सेवरल थोड़े बहुत जो है पहले से बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। उनको डिफाइन नहीं करते हम, वो प्री डिफाइंड होते हैं पाइथन की तरफ से। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि प्रिंट का फंक्शन है, लेन का फंक्शन है जिससे लेंथ चेक होती है, सम का फंक्शन है जिससे हम जो है दो वैल्यूज को सम करवा देते हैं, उनको प्लस करवा देते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। सही है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए, तो नंबर्स मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर्स का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 1 2 3 को स्टोर करवा दिया। सही है, और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन प्रिंट का लगाया और इसी के अंदर मैंने एक लेन का लगाया और नंबर्स को कॉल कर लिया। सही है, तो अब इससे क्या होगा, मुझे वो नंबर्स की लेंथ बता देगा, नंबर्स की लेंथ कितनी है। प्रिंट का फिर से हमारे पास एरर आ रहा है, हम इससे ही पूछते हैं कि क्या एरर है। सही है, ये हमें बता देगा। हाइपोथेसिस नहीं लगी हुई, ठीक है, तो उसको कॉपी करते हैं। आई थिंक यहाँ पे कॉलन आएगा। अच्छा, तो हम गलती ये कर रहे थे कि हम जो है स्पेस दे रहे थे, क्योंकि अभी हमने कॉलन नहीं लगाया तो स्पेस देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको एक बार फिर से गैप देके दिखाऊं आपको तो देखें एरर आ जाएगा। सही है, तो स्पेस नहीं देना क्योंकि अभी हमने कॉलन नहीं लगाया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, नंबर्स में 1 2 3 स्टोर करवा दिया जिसमें हमने प्रिंट करवाई लेन, लेन का फंक्शन यूज किया, प्रिंट का भी फंक्शन यूज किया। अब देखते हैं नंबर्स की लेंथ कितनी है, 1 2 3, तो उसने 3 बता दी। अगर मैं यहाँ पे 5 6 वैल्यूज और ऐड कर दूं,
सही है, तो क्या हो जाएगी, अब क्या होगी, 5 होगी, ठीक है, 5 हो गई। अगर मैं यहाँ पे अगर स्ट्रिंग एक कैरेक्टर दे दूं, सही है। अब यहाँ पे मैंने 3 अल्फाबेट यूज किए, तो क्या लगता है आपको कि 5 6 7 वैल्यूज स्टोर हुई होंगी, या 8 वैल्यूज स्टोर हुई होंगी, या फिर हमारे पास जो है 6 ही वैल्यूज स्टोर हुई होंगी? तो 6 हमारा आंसर है, ठीक है, क्योंकि हमने एक ही इन्वर्टेड कॉमास में पूरी एक वर्ड लिखा हुआ है, सही है, वर्ड हो, सेंटेंस हो, कुछ भी हो सकता है, वो उसको एक ही काउंट करेगा, सही है। तो इस तरह से हमारे पास कह सकते हैं कि प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब सेम एज इट इज पैरामीटर्स होते हैं, जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स जो हैं उसको पहले से लिस्टेड होते हैं, वेरिएबल्स के अंदर जो है हम पैरेंथेसिस में फंक्शंस की डेफिनेशन में जो है हम उसको जो है डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि उसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि मैंने जो है एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने ऐड नंबर्स लिख दिया, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने एक वेरिएबल बना दिया, फंक्शन का नाम लिख दिया ऐड नंबर्स। मैं चाह रहा हूँ मैं दो नंबर्स को ऐड कर दूं, सही है। मैंने ए कॉमा बी यानी वेरिएबल्स का नाम असाइन कर दिया। आप ए कॉमा सी भी कर सकते हैं, ए कॉमा डी भी कर सकते हैं, ए कॉमा ई भी कर सकते हैं, पर मैं अभी बी रहने दे रहा हूँ, सही है। फिर मैंने रिटर्न करवाया ए प्लस बी, ठीक है, रिटर्न करवाया, क्योंकि जब भी फंक्शन बनता है और आप समेशन करवा रहे होते हैं, सम करवा रहे होते हैं, तो रिटर्न करते हैं आप, सही है, ए प्लस बी को। अब आपने रिजल्ट लिखा, सही है। अब मैं रिजल्ट डिफाइन करना चाह रहा हूँ एड नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप इनपुट ले सकते हैं, बट इनपुट लूंगा तो मेरे को थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी, उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो अभी मैं यहीं पे कोड के अंदर ही डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रिटर्न करवा दिया, उसके बाद मैंने एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने फंक्शन को स्टोर करवाया ऐड नंबर्स, ठीक है। और फंक्शन में मैंने ए और बी देना था, तो मैंने ए थ्री दिया और बी 5 दिया। अब मैंने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया, तो अब मैं उसको रन करता हूं, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास आउटपुट 8 आएगा। अब ये रिजल्ट प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, लेट्स सी। अगर मैं नीचे जाऊं और यहाँ प्रिंट करवाऊं, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा, स्टिल पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, पर हम इसको दोबारा से प्रिंट रिजल्ट लिखते हैं। अच्छा, चले नहीं आ रहा तो मसला नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे आ चुका है प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। हम इसको बाद में देखते हैं कि क्यों नहीं यहाँ पे प्रिंट हो रहा। शायद फंक्शन बन रहा है इस वजह से, लेकिन हम इसको कॉल तो कर रहे हैं, फिर भी ये प्रिंट नहीं हो रहा। आगे जाके इसको देखते हैं। आप देख सकते हैं 5.0 आया, जो कि मेरे ख्याल से तो गलत आंसर है। इसको हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो जहाँ तक मतलब समझ आ रहा है इसका, कि मेरे ख्याल से यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, तो हम जो है स्पेस को रिमूव करते हैं, अब रन करते हैं। अच्छा, इसको रिमूव कर देते हैं नीचे वाले को, अब रन करके देखते हैं। P5 आ रहा है, अब सही आ रहा है, ठीक है। तो स्पेस का मसला था, इंडेंटेशन जो है वो उसका खास ख्याल रखना पड़ता है पाइथन में, क्योंकि इंडेंटेशन जो है वो बहुत सारी चीजों को बिगाड़ती भी है और सुधारती भी है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया ऐड नंबर्स का, जिसमें मैंने ए और बी को इनपुट लेना चाहा, सही है। उसके बाद मैंने रिटर्न करवाया ए प्लस बी। मैं समेशन करवाना चाह रहा हूँ, ऐड नंबर्स करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए ए प्लस बी, आप इसको ए माइनस बी भी कर सकते हैं। हम ए माइनस बी का बना लेते हैं, मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन लिख देता हूँ, सब लिख देता हूँ, सब नंबर्स। यहाँ पे रिजल्ट में सब वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। 3 और 5 का जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 आएगा, सही है, -2, 2 आएगा, -2 आएगा, सही। तो यहाँ पे आपने देखा, क्योंकि 5 हमारे पास बड़ा है इस वजह से -2 आया। तो इस तरह से हमने जो है देखा कि हम किस तरह से जो है पैरामीटर्स देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास होता है रिटर्न और नॉन रिटर्न फंक्शन, ठीक है। तो रिटर्न फंक्शन क्या करता है, वो रिजल्ट को जो है बैक कर देता है, कॉल बैक कर देता है, सही है। और विदाउट रिटर्न फंक्शन क्या करता है कि वो जो है रिजल्ट को कॉल बैक नहीं करता है, सही है। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं, पहले हम रिटर्न फंक्शन की एग्जांपल लेते हैं। अभी ये जो हमने सब नंबर्स वाला और ऐड नंबर्स वाला किया, इस पे भी हमने क्या किया, रिटर्न का फंक्शन यूज किया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया स्क्वायर के नाम से, जिसमें मैंने नंबर को इनपुट लेना चाहा, और फिर मैंने जो है नंबर 2 को रिटर्न करवा दिया। फिर मैंने रिजल्ट में क्या किया, स्क्वायर लिया, स्क्वायर जो कि हमारा वेरिएबल था, सही है।
और यहाँ 4 वो ले लिया इनपुट, ठीक है। अब मेरे को फिर से यहाँ पे गैप रिमूव करना पड़ेगा ताकि हमारे पास एरर ना आए। सही है, तो इसमें रिटर्न हो रहा है फंक्शन 2 रिटर्न कर रहे हैं हम। तो क्या होगा हमारे पास, ये रिटर्न फंक्शन कहलाएगा। इनवैलिड सिंटेक्स, तो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, सही है। यहाँ पे डबल स्टार आएगा क्योंकि रिटर्न फंक्शन में डबल स्टार स्टैरिक लगता है हमारे पास। अब आपके पास आंसर सही आ रहा होगा, अब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिटर्न फंक्शन, जिसमें हमने एक स्क्वायर का फंक्शन बनाया, जिसमें हमने नंबर को लिया और हमने क्या किया, रिटर्न करवाया नंबर को 2 2 के साथ। सही है, मल्टीप्लाई 2 2 के साथ। तो जब भी 4 हम स्क्वायर लेंगे तो वो 4 को मल्टीप्लाई करेगा, 2 टाइम्स 4 4 16। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ जाएगा 16। इस तरह से हमारे पास यूज होता है रिटर्न फंक्शन। सेम हमारे पास होता है नॉन रिटर्न फंक्शन, उसका बिल्कुल ऑपोजिट। वो क्या करता है, फंक्शन को रिटर्न नहीं करता। तो इसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसकी एक एग्जांपल। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास ये है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, सेम एक फंक्शन बनाया ग्रेड के नाम से, जिसमें मैंने हेलो प्रिंट करवाया। सही है, और मैंने जो है उसको कॉल कर दिया। बस ये इतना सही था, नॉन रिटर्न फंक्शन। इसमें हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाया और डायरेक्ट उसको कॉल कर लिया। तो ये हमारे पास था नॉन रिटर्न फंक्शन, ठीक है। इतना सही काम था। अब हम आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स पे। देखिए, आर्ग्यूमेंट्स जो है वो एक्चुअल वैल्यूज को पास करते हैं फंक्शन में, ठीक है, जब भी हम उसको कॉल कर रहे हो। अब इसकी भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सही है, इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल फंक्शन बनाया ग्रेड के नाम से, और उसमें वैल्यू स्टोर करवाई नाम की। सही है, उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया, एफ स्ट्रिंग डाला और हेलो प्रिंट करवाया, और उसके साथ साथ मैंने नाम प्रिंट करवा दिया। एफ स्ट्रिंग इसलिए यूज किया ताकि मैं आगे ब्रैकेट में नाम भी प्रिंट करवा सकूं, जो कि दिया जाए। अब मैंने क्या किया, ग्रेड में एक नाम दे दिया, वजाहत दिया हुआ है, इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें अब्दुल कादिर दे दें, या आप कुछ भी, आपका जो भी नाम है आप दे दें, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखें इधर मेरे पास हेलो अब्दुल कादिर आ गया। तो इस तरह से जो है हमने क्या किया, इस तरह से हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट दिया जिसमें हमने क्या किया, फंक्शन बनाया ग्रीट का, जिसमें हमने नाम की वैल्यू स्टोर करवाई। फिर हमने क्या किया, प्रिंट करवाया, स्ट्रिंग यूज किया ताकि हम नाम को साथ प्रिंट करवा सके। कर्ली ब्रैकेट में हमने नेम का वेरिएबल दिया, जो कि ऊपर नेम इनपुट आएगा। नीचे मैंने ग्रीट का फंक्शन कॉल किया, जिसमें मैंने ब्रैकेट के अंदर अपना नाम लिखा। सही है, तो इस तरह से ये आर्ग्यूमेंट हुआ। सही है। अब सेम एज इट इज इसमें आपके पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर में हमें देने होते हैं। सही है। इसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो फर्स्ट पैरामीटर को डिसाइड करता है, सेकंड आर्ग्यूमेंट सेकंड पैरामीटर को। सही है। इसको हम जैसे कि जावा में आपने देखा होगा कि आप जब भी स्टार्ट करते हैं टेम्पलेट, जब आप लगाते हैं उसमें पब्लिक क्लास, फिर फाइल का नाम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद जब आप स्ट्रिंग के साथ आर्ग लगाते हैं तो वो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं। सेम पाइथन में भी हम आर्ग्यूमेंट्स का यूज करते हैं। सही है, जो कि मैंने भी आपको बताया। अब हम एक काम करते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की भी एग्जांपल ले ही लेते हैं। सही है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि मैं क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। इसको हम यहाँ पे, सही है, सही है। तो ये देखें आप लोग, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन बनाई है, जिसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट नंबर्स का, जिसमें मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है। ये है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एक स्टैटिक के साथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब मैंने एक लूप लगा दिया फॉर का, फॉर नंबर्स, नंबर का एक मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर करवा दिया। और मैंने क्या किया, नंबर्स को प्रिंट करवाया, और नीचे मैंने प्रिंट नंबर्स का एक वेरिएबल बनाया, जो कि ऊपर फंक्शन था, उसमें नहीं, वेरिएबल नहीं बनाया, मैंने फंक्शन को कॉल किया। सही है, और फंक्शन में क्या वैल्यूज डाल दी, 1 2 3। अब क्या होगा, वो लूप की तरह काम करेगा और वो रिपीट कर देगा। सही है, तो इस तरह से हमारे पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यूज होते हैं। अब हमारे पास होते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, जो कि हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करने की इजाजत देते हैं नेम्स में। सही है, कि अगर कोई आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए इस वजह से, ठीक है। तो इसको भी हम, इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं, इसकी भी एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ। सही है, इसकी एग्जांपल इस तरह से क्रिएट करते हैं कि मैंने यहाँ पे बना ली है।
अब इसको हम जो है समझते हैं। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया ग्रीट के नाम से, ठीक है, जिसमें मैंने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्टोर करवाया। अब मैं क्या करवाऊंगा, इसमें अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट करवाऊंगा, सही है, कॉल करूंगा। अब मैंने क्या किया, प्रिंट में मैंने एफ स्ट्रिंग लगाया ताकि मैं साथ साथ नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट करवा सकूं। तो मैंने क्या किया, हेलो लिखा और कर्ली ब्रैकेट में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख दिया, ठीक है। अब मैंने फंक्शन कॉल किया जिसमें मैंने लास्ट नेम पहले दे दिया, सही है, और मैंने उसमें अपने जो लास्ट नेम था वो लिख दिया और कॉमा डाल के फर्स्ट नेम डिफाइन कर दिया। अब जब भी इसको कॉल किया जाएगा तो आप देखें हेलो अब्दुल कादिर इमरान पूरा नाम आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास हो गया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, सही है। तो अब हम देख लेते हैं लैम्डा फंक्शंस, ठीक है। लैम्डा फंक्शंस हमारे पास एक स्मॉल एनोनिमस फंक्शंस होते हैं जो कि जिसको नाम के बगैर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। चार दो तीन चीजें याद रखें कि लैम्डा फंक्शंस जो होते हैं वो छोटे से होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। एनोनिमस फंक्शंस होते हैं जिसको हम नाम के बगैर डिफाइन करते हैं। इनके पास कोई भी नंबर हो सकता है आर्ग्यूमेंट का, पर एक ही एक्सप्रेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लैम्डा फंक्शन की। लैम्डा पहले से ही डिफाइन होता है पाइथन की तरफ से, जिसको हम LAMBDA से डिनोट करते हैं। इसको मैंने जो है आप लोगों को दिखाता हूँ उसको। यहाँ देखिए मैंने क्या किया, स्क्वायर का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने लैम्डा लिखा और एक्स को जो है मैंने एक्स को जो है 2 इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। अब मैंने प्रिंट करवाया स्क्वायर 5। अब क्या आएगा आंसर 5। वो क्या करेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 5 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर ले लेंगे तो 5 5 जा 25 आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा एक्स 2, इसमें शायद डबल स्टेरिक आएगा, सॉरी, हाँ डबल स्टेरिक आएगा। सिंगल स्टेरिक भी लगा दे तो चलेगा मेरे ख्याल से। नहीं, सिंगल स्टेरिक में वो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देगा, पर यहाँ पे हमें स्क्वायर लेना है, सही है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देगा 10 आ जाएगा, लेकिन हमें तो स्क्वायर लेना है तो इसलिए 25, ठीक है। तो ये लैम्डा फंक्शन था जो पहले से डिफाइन हुआ हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें हमें कोई भी जो है कह सकते हैं कि नाम नहीं देना पड़ा, वो पहले से डिफाइन था, छोटा सा था, बिल्कुल सही है। और इसमें जो है नंबर्स थे जो कि आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे यूज हो रहे थे और उसमें सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन यूज हो रही थी, ठीक है। अब हमारे पास रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं। रिकर्सिव फंक्शंस जो है क्या करते हैं, वो फंक्शन को खुद कॉल करते हैं, फंक्शन को खुद कॉल कह सकते हैं क्या, रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, वो अपने आप को खुद कॉल करते हैं, ठीक है। वो क्यों यूज होते हैं, यूजफुल प्रॉब्लम्स को ब्रोकन डाउन ब्रोक करने में, सही है, स्मॉलर फंक्शंस जैसे रिकर्सिव फंक्शन इसलिए यूज होते हैं कि वो प्रॉब्लम्स को जो है छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब जो है इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल के नाम से, सही है, और मैंने यहाँ लिखा उसमें n दे दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ एल्स की कमांड ले ली जो कि कंट्रोल फ्लो है हमारा। मैंने n को जो है असाइन किया, सही है, असाइन तो नहीं किया मैंने, उसको इक्वल्स टू रखा 1 के, ठीक है, और रिटर्न करवा दिया 1, सही है। फिर सेम मैंने क्या किया, एल्स लिखा, रिटर्न करवाया n और मल्टीप्लाई करवाया फैक्टोरियल से जब वो -1 होगा, ठीक है। अब इसको हम इस प्रिंट करवा के देखते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से वर्क करेगा। 120 आया, देखिए क्या हुआ, मैंने एन को जो है इक्वल रखा 1 के, और वो 1 को जो है बार बार असाइन करेगा, ठीक है, रिटर्न करेगा। पर जब वो 1 को मल्टीप्लाई करेगा, जब -1 होगा तो वो 2 से आएगा, फिर 3 पे आएगा, 4 पे आएगा। तो मैंने यहाँ पे 5 तक की वैल्यू दी हुई है, तो क्या होगा, हम इसको कैलकुलेटर में इस तरह से लेते हैं कि 1 को जो है मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से। तो ये हमारा फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से होगा कि वो 1 लेगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 को 3 के साथ कराएगा, 3 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ, और फिर हमारे पास यहाँ फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 6 दे दूं तो हमारे पास कुछ बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब वो 120 को 6 से डिवाइड कराएगा तो आपको पता है कि बड़ा आंसर आएगा। यहाँ पे भी देखें आप, 720 आया। तो इस तरह से फैक्टोरियल की मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, बहुत इजी सी चीज थी, सही है, जिसमें मैंने आपको बताया कि रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करते हैं, सही है। अब रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल पैरामीटर्स को ले लेते हैं। देखिए रिक्वायर्ड पैरामीटर्स जो होते हैं
वो फंक्शन को मस्ट पास करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ऑप्शनल पैरामीटर्स के पास डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं तो वो मैंडेटरी नहीं होती, सही है। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एंड ये हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की रिवीजन क्लास का। इसको जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रीट के नाम से, जिसमें मैंने नेम और मैसेज लिख दिया। मैसेज को मैंने यहीं पे डिफाइन कर दिया, साथ ही साथ हेलो, सही है। एफ स्ट्रिंग ले लिया मैंने, जिसमें मैंने मैसेज और नेम को प्रिंट करवा दिया। अब मैं जो है यहाँ पे इसको स्पेस खत्म कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया जिसमें मैंने यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करवाया, सही है, जो कि डिफॉल्ट मैसेज के साथ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फिर से अपना नाम प्रिंट करवाऊं, सही है, और उसके साथ गुड मॉर्निंग लिखूं, तो एक कस्टम मैसेज एक और आ जाएगा, गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम दोबारा से कॉल नहीं होगा, क्या होगा, हेलो अब्दुल कादिर, गुड मॉर्निंग अब्दुल कादिर। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स यूज हुए, कि मैंने सबसे पहले एक फंक्शन लिया ग्रीट के नाम का, जिसमें मैंने ब्रैकेट में नेम और मैसेज प्रिंट करवाया। मैसेज जो है मैंने दे दिया कि हेलो ही है, सही है। अब मैंने एफ स्ट्रिंग लिया, मैसेज और नेम यहाँ प्रिंट होगा, सही है। तो हमारे पास सबसे पहले मैंने जो नाम था वो हमारा मैसेज जो था वो हेलो ही आएगा, जो कि पहले वाले में प्रिंट हुआ, सही है। और यहाँ पे मैंने अपना नाम प्रिंट करवा दिया, क्योंकि नाम की जगह नाम आ जाएगा। लेकिन दूसरी बारी में मैंने क्या किया, मैंने एक और मैसेज प्रिंट करवा दिया, गुड मॉर्निंग। कस्टम मैसेज था, पहले जो डिफाइन था वो हेलो को रिप्लेस करके गुड मॉर्निंग आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल पैरामीटर्स यूज होते हैं। उम्मीद है आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ आया होगा, सारी चीजें कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज हुए होंगे। जो मैंने अभी गूगल कोलैब पे जितने भी सारे परफॉर्म किए वो सब आपको लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उसका लिंक पूरी नोटबुक का, तो यू कैन एक्सेस इट। तो अब जो है आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज। Visit glowprog.netlify.app.